हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरुजी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए मैथ का ऐसा चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, एक दो अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्याओं का योग 88 है। ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा। मान लीजिए कि दो अंकों वाली संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या मान लीजिए। ठीक है, मानिए क्या 10x + y, इसको मान लीजिए दो अंकों की संख्या। ठीक है, और इसको पलटने पर क्या होगा 10y + x। ठीक है, बोल रहा है इस दोनों का योग बनी संख्याओं का योग 88 है। ठीक है, तो 10x + y + 10y + x = कितना हो जाएगा 88। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 11x + 11y = 88। ठीक है, तो x + y = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 11 से ये कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों 11 कॉमन लेकर काट दीजिएगा, इसको 8 मर्द में कट जाएगा तो 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए x + y = कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, बोल रहा है ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से कम है। ठीक है, तो 8 आया हुआ है। आप देखिए 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 5 + 3 8 लिखा जा सकता है, एक 6 + 2 8 लिखा जा सकता है, एक 7 + 1 8 लिखा जा सकता है, एक 8 + 0 8 लिखा जा सकता है। कितने तरीका से। और देखिए जो ये क्या है इकाई का अंक है दहाई के अंक से कम है। ठीक है, 5 से 3 कम है, 6 से 2 कम है, 7 से 1 कम है, 8 से 0 कम है। ठीक है, वही बात इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से। ठीक है, तो कितना बार लिखा जा सकता है 1 2 3 4, कितना बार 4 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजाओं वालों एक आयत के 4 समान आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए एक आयत दिया हुआ है। ठीक है, एक क्या है एक आयत है। ठीक है, कितना है 10 सेंटीमीटर और इधर कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 8 सेंटीमीटर। इसको आप क्या कीजिए कि आप 4 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए। तो इधर कितना हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, सब बराबर बराबर भाग में बांट दिए। प्रत्येक छोटे आयत का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, तो परिमाप निकालिएगा आप। तो परिमाप क्या होता है, जो इसका किनारा होता है, खेत का जो डणेरी होता है ना, डणेरी, उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप, परिसीमा, परिमिति, वही सर्कल में आ जाता है तो उसको परिधि बोलते हैं। सब किनारा का ही नाम है। क्या है, किनारा का ही नाम है। तो सिंपल आप इसको फॉर्मूला लगाकर 2 × लंबाई + चौड़ाई से भी निकाल सकते हैं। उतना करने मत जाइएगा, बस 5 × 5 10, 4 × 4 8। ठीक है, जोड़ लीजिए, किनारा को बस जोड़ना हो। वही चीज क्या होता है इसमें भी होता है कि लंबाई को तुम 2 से गुना कर दो उतना ही आएगा, चौड़ाई को 2 से गुना कर दो। ठीक है, अब इसको आप जोड़िएगा 4 4 8 हो गया, और यहाँ पे आप डालकर चौड़ाई को इससे गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। बात वही है। तो बस इसको जोड़ लीजिए, 5 × 5 10 और 10 और 4 14 4 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, एक आभास संख्या में जब दूसरी आभास संख्या जोड़ा जाए तो सदा एक आभास संख्या प्राप्त होती है। नहीं, देखिए जब आभास संख्या में आप मान लीजिए आभास संख्या 3 है और इसमें
3 आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये गलत बोल रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, ये भी नहीं होगा। अब इसको भी करके देख लीजिए, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से क्या हैं, अनेक हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आए, निम्न में से कौन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसमें हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, एक एक को उठाकर कर लीजिए। जैसे देखिए 17 को उठाएं, 17 पचे 85, क्या हो जाएगा, 17 पचे 85, 85 या 3 88। तो 17 से भी विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल 3 बच रहा है। 160 को विभाजित कीजिएगा 17 से तो 17 नावा 153 होता है, क्या होता है 153, और इसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आप देखिए इसको विभाजित करने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है कि शेषफल में 3 हो, तो आप 17 को 88 से भाग दीजिएगा तो 17 पचे 85 हो जाएगा, भागफल कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको भाग दीजिएगा तो 9 मर्त में जाएगा 153 आएगा और शेषफल 7 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, मालिनी के पास 2 और 5 के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 है और राशि 105 है तो 2 और 5 के सिक्के की संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए आप ऑप्शन ही देखिए, ऑप्शन से तुरंत इसको बना सकते हैं। ऐसे जाइएगा बनाने मेथड के थ्रू तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसको ऑप्शन से बनाइए। ठीक है, 36 सिक्के हैं तो देखो इसमें जोड़ लेते हैं, 26 गो 10 गो 36 गो, ये भी ठीक है, 25 गो 11 गो तो ये भी हो जाएगा 36 गो। ठीक है, 21 गो 15 गो, ये भी 36 गो हो जा रहा है, 24 12 ये भी 36 हो जा रहा है, सभी 36 सिक्के हैं। ठीक है, अब 105 लाना है। ठीक है, तो 2 रुपए का सिक्का कितना है, 26 है, तो 26 दूना क्या हो जाएगा 52, और 5 का सिक्का कितना है 10 है, तो 10 पचे 50। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 102 रुपया। ठीक है, इसको देखते हैं, 2 रुपए का सिक्का कितना है 25 गो, 25 दूना 50, और 5 का सिक्का 11, 11 पचे 55। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 105 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, 21 दूना 42। ठीक है, और 5 का सिक्का कितना है 15 गो, तो 15 पचे 75, इसको आप जोड़िएगा तो कितना होगा 117 हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, 24 दूना 2 रुपए का सिक्का है 24 गो, तो 24 दूना 48, 5 रुपए का सिक्का है 12 गो, तो 12 पचे 60, इसको आप जोड़िएगा तो 108 आएगा। हमको कितना चाहिए 105, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, छूट गया है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो 14.5 गुने 3 प्लस 18 भागा 3 माइनस 3 गुने, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा 12.5। ठीक है, तो बोडमास के नियम में सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। ठीक है, काको पहले काटिए ताप पीछे द भाग, गुना कर धन जोड़ दे तब करे घटाओ। ठीक है, तो पहले भाग दीजिए, 3 को 18 से भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14.5 गुना 3 प्लस इसको भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा -3 गुने 12.5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, गुना कर धन जोड़ दे तब करे घटाओ। घटाओ कब करना है, लास्ट में करना, तो गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 14 तिहाई क्या हो जाएगा, 14 तिहाई 42,
आई 50 पैसा है, 3 बार होगा तो 3 बार का मतलब 1.5 रुपया, 42 और 1.5 कितना होगा 43.5, तो 43.5 आ जाएगा ये, ठीक है। प्लस 6 माइनस इसको गुना कर लीजिए, 12 का 12 12 24 बारते हैं 36 और 1.5 गो 36 1 37 37.5 रुपया इधर हो जाएगा, ठीक है, 37.5 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, जोड़ना होता है, धन को जोड़िए फिर घटाइए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 49.5 माइनस 37.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो 12 आ जाएगा। तो 12 देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में 12 दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, एक बाग में वृक्षों में जामुन के वृक्ष की संख्या 1/6 भाग है, ठीक है, और आधे इक्विलिप्टस के, बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्ष की संख्या 6 है तो बाग में पीपल कितने होंगे, ठीक है, पीपल के कितने वृक्ष होंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि उस बाग में टोटल x वृक्ष है, कितना है x वृक्ष मान लीजिए, ठीक है, कुछ करना नहीं है इसमें, x वृक्ष है। तो बोल रहा है कि पूरे वृक्षों का 6वां भाग क्या है, जामुन है, यानी पूरा वृक्ष ये है x का 6वां भाग क्या है, जामुन है। कितना संख्या दिया है जामुन का, 6 गो का, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। टोटल वृक्ष आपके पास आ गया कि 36 गो क्या है आपके पास वृक्ष है, टोटल 36 वृक्ष है उस बाग में, ठीक है। अब बोल रहा है कि आधे वृक्ष इक्विलिप्टस के हैं, क्या है, आधे वृक्ष इक्विलिप्टस के हैं, ठीक है। तो 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, 18 वो क्या है इक्विलिप्टस का वृक्ष है, ठीक है। तो इसको x/2 कर लीजिए, उतना मतलब करना है तो डायरेक्ट 18 कर दीजिए, और 18 को इक्विलिप्टस है, 6 वो क्या है जामुन है, जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा टोटल 24 गो, और टोटल वृक्ष कितना है 36 गो, घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपको 12 गो वृक्ष आ जाएगा, किसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊपर नीचे हो गया लेकिन 12 आंसर आएगा इसका, कि 12 वृक्ष पीपल का है। आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिए, मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। टोटल वृक्ष आपके पास 36 हो गए, ठीक है, टोटल कितने हो गए 36 हो गए, 6 गो जामुन का है, और इस 36 का आधा क्या है इक्विलिप्टस है, यानी 6 गो जामुन हो गया, 18 गो इक्विलिप्टस हो गया, टोटल 24 गो ये हो गया। तो 36 में से 24 घटा लीजिए, बाकी क्या बोल रहा है, बाकी पीपल का वृक्ष है, जो बचेगा वो पीपल का होगा, 12 गो पीपल का वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 से प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर 17:37 बजे पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय क्या होगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सुबह में 4:48 पर चल रही है, तो क्या कीजिए दिन के 12 बजे से इसको घटा लीजिए, आसान होगा, ठीक है, 12 बजे से घटाइएगा 4:48, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से 48 नहीं जाएगा, तो 1 घंटा इसको क्या कीजिए पैंचा दे दीजिए, 1 घंटा पैंचा दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11 घंटा, मतलब 11 बज जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 घंटा इधर दिया जाएगा तो 60 मिनट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 60 में से 48 गया 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है, 7 घंटा 12 मिनट आ गया, कितना आ गया 7 घंटा 12 मिनट। 4 बजे से लेके 12 बजे के बीच का जो समय है वो 7 घंटा 12 मिनट है, ठीक है, निकल गया। 4 बजे से लेकर 12 बजे के बाद निकल गया, 4 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का समय कितना लगा। अब 12 बजे दिन से 1 सितंबर के दिन से लेकर 2 सितंबर के दिन 12 बजे दिन तक कितना समय हो जाएगा, 12 से 12 24 घंटा, सिंपल समझिए कितना हो जाएगा 24 घंटा। 1 सितंबर के दिन 12 बजे दिन से लेकर 2 सितंबर के दिन 12 बजे दिन तक कितना होगा, 12 से 12 24 घंटा। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए वो पहुंच कब रहा है 17:37, यानी 12 और 5 17, 5 घंटा 37 मिनट, ठीक है, और जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 12 बजे के बाद वो पहुंच कब रहा है 5:37 पर, 12 5 17 होता है, 17:37, यानी 5 घंटा 37 मिनट इसमें और जोड़ लीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 7 और 2 9,
3 1 4, ठीक है। और इधर के कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 7, 16 के 6 हाथ में लगल, 1 2 1 3, 36 घंटा 49 मिनट। 36 घंटा 49 मिनट देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ा का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है, ठीक है। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, कक्षा में क्यूज का संचालन करवाना, कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन करवाना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। देखिए सर्वेक्षण जब करेगा, गांव गांव घूमकर, घर घर घूमकर पूछेगा कि आपके यहाँ क्या तकलीफ है। मान लीजिए कि महामारी आ गया, गांव में सभी को मलेरिया बुखार लग रहा है, तो सर्वेक्षण करने के लिए भेज दिया गया बच्चों को, जाइए आप सर्वेक्षण कीजिए कि किनके किनके घर बुखार है। तो क्या कर सकता है, आंकड़ों का संग्रह कर सकता है, हर घर में जाकर पूछेगा कि आपके यहाँ कितने बच्चे को मलेरिया बुखार है, कितने बच्चे ठीक हो गए। तो क्या करेगा, आंकड़ों का संग्रहण कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, आंकड़ों का संग्रहण कर सकता है। सर्वेक्षण ही एक सबसे उत्तम उपाय है आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, ठीक है। वह ज्यामितीय विवेचन में वेन हीले के अनुसार किस स्तर पर है, ठीक है। देखिए कोई विद्यार्थी है जो समोसे को त्रिभुज के आकार का बता रहा है, तो वेन हीले के जानते हैं ज्यामितीय संरचना में किस स्तर में आता है, 0 स्तर में। किस स्तर में आता है, 0 स्तर में। मैं इसको पढ़ा देता हूँ वेन हीले के बारे में, बहुत अच्छी तरीका से एक आपको पूरा ब्रीफली पढ़ा देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। उनका 4 स्तर है, चारों स्तर के बारे में मैं एक नोट बनाकर आपको पढ़ा देता हूँ कि इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आप कभी भी इसको गलत ना कर पाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने के लिए उच्च मान्य देना। देखिए ये तो होगा नहीं, कभी भी कंठस्थीकरण पर हमको बल नहीं देना है, याद करने पर बल नहीं देना है, दोहराने पर बल नहीं देना है, ठीक है, पीटने पर बल नहीं देना है, ठीक है, दंड पे बल नहीं देना है, ठीक है। अध्यापक का केवल सही उत्तर को केंद्रित करना, केवल दिया है, केवल पे भी जहां भी दिखेगा समझिए वो रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, हाँ इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी कोई भी गलती करता है तो क्या होता है उससे, आप मान लीजिए एक बार फेल कर गए 9th क्लास में, मैथ में फेल हो गए, तो आप कोई बहुत बड़ा गुनाह थोड़े कर दिए भाई। हारना जीतना तो ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, ठीक है। फेल कर गए इसका मतलब आप हार थाक कर बैठ मत जाइए कि मैं फेल कर गया मुझसे नहीं होगा, आप लड़ते रहिए, आप सक्सेस हो जाइएगा। तो आप जो गलती किए हैं आपको एहसास तो होगा ना कि हाँ हमने क्या गलती किया जिसके वजह से हमने फेल किया है, ठीक है। तो क्या होता है, ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। त्रुटि या गलती या अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है, सीखने सिखाने का क्या है, एक भाग है। आप गलती जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। सब चीज अच्छा ही कीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा कि क्या इसमें कमी है, कुछ ना कुछ गलती कीजिएगा तब ना समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये कमी है, चाहे इसको ऐसे करना है वैसे करना है। तो गलतियां या त्रुटियां क्या है, अधिगम प्रक्रिया का ही भाग है, सीखने सिखाने का ही भाग है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, गणित में आमूर्तकरण और मानस दर्शन
सम्मिलित है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। देखिए ये भी सही है, वास्तविक संसार से जुड़ा है, ये भी सही है। आमूर्तीकरण और मानस दर्शन है और प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। लेकिन यहाँ बोल रहा है सिर्फ संख्याओं, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। तो यही क्वेश्चन इसका रॉन्ग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गणित संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित है, ये नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविमीय यानी 3D क्या होता है, 3D आप देखे होंगे 3D कुछ बनाया जाता है, जैसे ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे 3D चित्र बनाया जाता है। तो वही 3D मतलब समझ को क्या करना है, विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन में ढूंढना है कौन ऐसा मतलब ऑप्शन है जो उपयुक्त नहीं है 3D समझाने के लिए, 3D त्रिविमीय समझाने के लिए। समझ रहे हैं बात को, त्रिविमीय समझाने के लिए आप समझ ना रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है, इसको त्रिविमीय दिखाना है तो कैसे बनता है, कुछ ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, त्रिविमीय टाइप का हो जाता है। मतलब माचिस का बक्सा आप देखिएगा तो क्या है, त्रिविमीय है, लेकिन उसको फ्रंट से देखिएगा तो 2D दिखेगा, लेकिन उसको मतलब 3D में देखना है तो 3D बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कुछ करके 3D बनाया जाता है। ठीक है, जो लगता है कि हाँ एक बॉक्स टाइप का है, देखिए ये बॉक्स टाइप का दिखने लगा ना, तो वही चीज है, 3D समझाना है बच्चों को। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है ऑप्शन में, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकल्पना करवाना। बताइए बीच की दूरी को मतलब मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी समझाइएगा तो क्या उससे 3D के बारे में बच्चा समझ जाएगा? नहीं। ठीक है, इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं को मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। ठीक है, ये हो सकता है। निर्देश देना कि वे विद्यालय से पर कैसे जा सकते हैं। ठीक है, पेंसिल की ऊपरी दृश्य को पार्श्व दृश्य में सुमेलन करवाना, ये भी हो सकता है। पेंसिल का जो दृश्य है ऐसे ऊपर वाला दृश्य आप उसको दिखा रहे हैं तो वो भी 3D का एक रूप है। बोतल का ऊपर वाला ऐसे बनवा रहे हैं तो वो भी ऐसा आप बनाइए तो ये वाला चित्र, ये 3D ऊपर से देख रहा है बच्चा, 3D देख सकता है। लेकिन 2 शहरों के बीच की दूरी को परिकल्पना करवाना, इसमें त्रिविमीय समझ ये क्या करता है, विकसित नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। विद्यार्थियों को अवसर दिए जाने चाहिए कि वो विभिन्न सूत्रों को खोजें, ये भी बात ठीक है। सूत्र को खोजेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्र के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी बढ़िया है, मतलब क्षेत्रफल सिखाने के लिए बच्चों को। ठीक है, क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृतियों वाले चौपड़ बिछाना यानी टाइलिंग लाभदायक हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है तो आप बताइए क्षेत्रों का अनुमान से पहले आप सूत्र ही बच्चों को पढ़ा दीजिएगा तो क्या मतलब बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है, एक गल्ले के डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है तो ऊंचाई क्या होगी। सब बच्चे का एक ही तरीका होगा, ये मुक्त सिरे वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी नहीं होगा, ये भी सिंपल है, सब बच्चा एक ही तरीके से मेथड लगाएगा, बना देगा। इसको देखते हैं, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर क्यूब है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे गलती से क्यूब प्रिंट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, एक बड़े 300
60 मीटर स्क्वायर वाले खेत में 480 मीटर क्षेत्रफल वाले कितने आयताकार भूखंड समा सकता है। ये भी मुक्त सिरे वाला प्रश्न नहीं है। देखिए इसका भी क्या होगा कि बच्चा इसको इससे डिवाइड कर देगा, मालूम चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, किसी बच्चा का क्या आंसर होगा। कोई बच्चा जो आयत लेगा उसका लंबाई 48 हो जाएगा और चौड़ाई 10 हो जाएगा। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 480 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा क्या करेगा कि लंबाई को 120 ले लेगा और चौड़ाई को 4 ले लेगा, 12 चौका 48, ये भी 480 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई बच्चा क्या करेगा कि लंबाई को 160 ले लेगा और चौड़ाई को 3 ले लेगा। कोई बच्चा क्या करेगा, ठीक है, कि लंबाई को 240 ले लेगा और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर ले लेगा, 2 मीटर ले लेगा, ठीक है। कोई बच्चा क्या करेगा कि लंबाई को 96 ले लेगा और चौड़ाई को 5 ले लेगा, ठीक है। कोई बच्चा क्या करेगा कि लंबाई को 32 ले लेगा और चौड़ाई को 15 ले लेगा। देखिए इसका मतलब तरीका है, क्या है, अनेकों तरीका है, सब बच्चा का अपना अपना तरीका है। मुक्त सिरे वाला प्रश्न, मुक्त सिरे का मतलब क्या हो गया, ओपन इंडेड। क्या हो गया, ओपन इंडेड। इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। सब बच्चा का अलग अलग टाइप होगा, अलग अलग मतलब बनाने का तरीका अलग अलग होगा। तो देखिए यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब बच्चे अलग अलग तरीके से बना के दिखा सकते हैं। सबका सेम आंसर होगा लेकिन तरीका सबका अलग अलग होगा। तो ये क्या है, मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी इस क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा काम पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद।